नमस्कार दोस्तों, YouTube के हिस्ट्री अड्डा चैनल पर मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यूपी पीजीटी इतिहास विषय के 2011 के प्रश्न पत्र का पहला भाग हल किया था। इसके अंतर्गत हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 63 तक के प्रश्न देखे थे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के चाहे आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीजीटी इतिहास 2011 के इतिहास के दूसरे भाग की, जिसमें हम प्रश्न संख्या 64 से लेकर के प्रश्न संख्या 125 तक के प्रश्न देखेंगे और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जानेंगे। इसके साथ साथ आपको यह भी बताते चलें कि इस पेपर का अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं प्रत्येक साल के पेपर्स को। चलिए देखते हैं आज इतिहास का पहला प्रश्न हमारे सामने कौन सा है। तो आज का पहला प्रश्न है, कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये कुषाण वंश के कुछ राजाओं के नाम दिए हैं, इनको क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो विकल्प में आपके कनिष्क द्वितीय, वासुदेव प्रथम, हुविष्क, वासुदेव द्वितीय, ये 4 विकल्प या शासकों के नाम दिए हैं। इन्हीं को आपको क्रम से मिलाना है। तो जब तक आप कुषाण वंश की वंशावली को बढ़िया से नहीं पढ़े होंगे, इस प्रश्न का उत्तर दे पाना कठिन होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुषाण वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क के बाद अगर देखा जाए विकल्पानुसार तो हुविष्क शासक हुआ। हुविष्क के बाद वासुदेव प्रथम, वासुदेव द्वितीय और अंत में कनिष्क द्वितीय हुआ। तो इस प्रकार आपका डी विकल्प सही होगा, जिसमें आप देखें तो 3, 2, 4, 1 ये सही उत्तर है 64वें प्रश्न का। 65वां प्रश्न भी कुषाण वंश से ही संबंधित है और पूछा है कि कनिष्क ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो कनिष्क का जब आप साम्राज्य विस्तार और उसका शासनकाल पढ़ते हैं तो वहां आपको बताया जाता है कि पुरुषपुर या पेशावर में कनिष्क ने अपनी राजधानी स्थापित की थी, जबकि उसका आक्रमण पाटलिपुत्र या मगध तक भी हुआ था। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही है। यह भी कुषाण कला से ही संबंधित है कि मथुरा शैली में मूलतः किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग होता था। तो कनिष्क के काल में 2 प्रकार की कला शैलियां प्रचलित हुई। एक थी गांधार कला शैली और दूसरी थी मथुरा शैली। गांधार कला शैली में जहां ग्रेनाइट या काले रंग के पत्थरों का प्रयोग मूर्ति बनाने में किया जाता था, वहीं मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग मूर्ति बनाने में किया जाता था। ये लाल बलुआ पत्थर बुंदेलखंड की पहाड़ियों से लिए जाते थे। तो सी विकल्प सही है, याद रखिएगा, मथुरा कला शैली में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है गुप्त काल से जुड़ा हुआ कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में आप सभी जानते हो, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही सर्वप्रथम परम भागवत की उपाधि धारण की थी। बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न भी गुप्त काल से ही जुड़ा हुआ है। सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख था। तो एरण अभिलेख जो भानुगुप्त का है 510 ईस्वी का, यही पहला अभिलेखीय साक्ष्य है जिसमें हमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक हर्ष द्वारा रचित है। तो यह प्रश्न आप देखे होंगे कि 2013 में भी आया हुआ था। हर्ष की 3 रचनाएं हैं, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, और विकल्प के अनुसार उपर्युक्त सभी सही माना जाएगा। याद रखेंगे, हर्ष के ये 3 नाटक हैं। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा गया था। तो हर्षवर्धन के पश्चात जब राजपूत काल का अध्ययन आप करते हैं प्राचीन इतिहास में, तो कन्नौज को लेकर के 3 राजवंशों ने लड़ाई लड़ी और वो 3 राजवंशों की लड़ाई ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। और इस त्रिपक्षीय संघर्ष में जहां बंगाल से पाल, कन्नौज से प्रतिहार और राष्ट्रकूटों की तरफ से दक्षिण भारत में ये इंद्र वगैरह इस युद्ध में शामिल थे। तो त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में लड़ा गया था, कन्नौज को सेंटर बना करके। कन्नौज उस समय समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। तो ये 3 राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्वॉल्व थे।
अगला है चोल राज्य से जुड़ा हुआ कि चोल राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी दक्षिण राज्य कौन सा था। तो जब आप चोल राजवंश पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि अंतिम चोल राजा कौन सा था, आप हमें बताइएगा। उसी के समय में होयसल शासक ने चोल राज्य पर आक्रमण किया और इसी का फायदा उठा करके काकतीय ने भी विद्रोह किया था और पांड्यों ने भी विद्रोह किया था। तो विकल्प के अनुसार उपर्युक्त सभी उत्तरदायी थे चोल राज्य के पतन में, होयसल, पांड्य और काकतीय तीनों। डी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो एक चीज अगर आपने गौर किया हो तो देखा हो कि श्वेतांबर और दिगंबर और बौद्ध धर्म में जब बात करेंगे तो हीनयान और महायान, इनका विभाजन कब हुआ बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी हमने श्वेतांबर और दिगंबर जब संप्रदाय देखें तो इनका विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था और ये जो पहला जैन संगीति हुआ उसी समय हुआ। जबकि एक प्रश्न भी पूछा भी था कि हीनयान और महायान का विभाजन कब हुआ था, तो ये कनिष्क के काल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उस समय बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ और पाटलिपुत्र में जो पहली जैन संगीति थी उसमें जैन धर्म का विभाजन हुआ। तो ये याद रखेंगे, श्वेतांबर दिगंबर आपका चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही विभाजित हुए थे। अगला प्रश्न देखें, एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित हैं। तो एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं और उन 34 गुफाओं में जैन, हिंदू और बौद्ध तीनों धर्मों के जो है प्रमाण मिले हुए हैं। तो इस हिसाब से उपर्युक्त सभी सही होगा, यानी डी विकल्प सही होगा। देखिए इस प्रकार के काफी सारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जिसमें आपको सुमेलित करना हो चाहे विकल्प मिलाने हो। तो इस प्रकार अगर हम कह सकते हैं तो 2011 का जो प्रश्न पत्र है थोड़ा सा मॉडरेट है, कठिन तो नहीं कहेंगे लेकिन मॉडरेट है। इट मीन्स जब तक आप डेप्थ में नहीं पढ़े रहेंगे इतिहास को तो इस तरह के प्रश्न में अक्सर आप कंफ्यूजन बनाए रखेंगे। अगला प्रश्न देखें, वैसा ही दिया हुआ है नेचर उसका, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय राज्य पोत निर्माण में संलग्न था। देखिए ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और शायद याद भी हो आप लोगों को कि मन की बात कौन करता है, हमारे नरेंद्र मोदी जी करते हैं। तो उन्होंने ही 2017 में 25 नवंबर को जब मन की बात की थी तो इसका भी जिक्र किया था कि साउथ इंडिया, जब हिस्ट्री की भी उन्होंने बात की है मन की बात में, कि साउथ इंडिया में चोल जो थे वो पोत निर्माण में संलग्न थे, उनकी नौसैनिक शक्ति काफी सुदृढ़ थी। इसी को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उत्तर भी दे दिया था। हालांकि इसका उत्तर चोल होगा, यानी ए विकल्प सही है। आप मन की बात देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे तो अपलोड किया ही गया है। आगे देखें, चोल शासकों में किसने चीन में अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजे थे। तो लगभग सभी शासकों ने दूसरे राज्यों में अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजे, चाहे वो राजराज हो, राजेंद्र हो या कुलोत्तुंग हो। तो इस हिसाब से भी इसका उपयुक्त सभी सही होगा। 75वें प्रश्न का चोल राजवंश से जुड़ा हुआ ये तीसरा प्रश्न था। राष्ट्रकूट वंशज थे, देखिए राष्ट्रकूटों का जो शासन है वो बादामी के चालुक्यों के बाद आया और ये बादामी के चालुक्यों के ही वंशज माने जाते हैं। सी विकल्प सही होगा। अगला है पाल वंश के संस्थापक थे। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी और वही मत्स्य न्याय वाला जो उल्लेख मिलता है कि जनता द्वारा चुना गया राजा गोपाल ही था, ऐसा भी माना जाता है प्राचीन भारत में। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। फिर देखिए, विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो अभी राष्ट्रकूट वंश का अभी हम जिक्र कर रहे थे, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था और ये प्रश्न लगभग हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से घूम फिर करके आता है, वो चाहे उत्तराखंड का असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का एग्जाम हो, चाहे मध्य प्रदेश का शिक्षक भर्ती परीक्षा हो और चाहे आपके यूपी पीजीटी का एग्जाम हो, इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। फिर देखें, कौन प्रतिहार शासक नहीं था। तो अभी हमने कहा कि डेप्थ में जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक प्रश्नों का उत्तर दे पाना थोड़ा सा कठिन होगा। ये भी देखिए, जब तक आप प्रतिहार वंश की पूरी वंशावली आप नहीं जानेंगे तब तक नहीं बता पाएंगे कि कौन सा शासक प्रतिहार शासक नहीं था। इसमें डी विकल्प सही होगा, राजसिम्हा
वो प्रतिहार शासक नहीं था, बाकी मीर, भोज, नागभट्ट और राज्यपाल तीनों प्रतिहार शासक थे। अगला प्रश्न है धर्म से जुड़ा हुआ, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया था? तो एक प्रश्न अभी आपने देखा था 2013 में पूछा था, शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो शंकराचार्य का जन्म तो केरल में हुआ था, कलादी नामक स्थान पर, अलवर नदी के किनारे। लेकिन यहाँ पूछा कि कौन सा सिद्धांत दिया था? तो शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत सिद्धांत दिया था, याद रखेंगे आप। और इनके द्वारा स्थापित जो 4 पीठ हैं ये भी 2013 में ही पूछा गया था। फिर देखें, निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश किया था? ऐसा ही मिलता जुलता एक प्रश्न 2013 में भी पूछा था कि इसका उत्तर विद्याधर होगा। महमूद गजनवी को हराने के लिए विद्याधर ने जो है कई राजाओं का ग्रुप बनाया था और फिर राज्यपाल को भी दंडित करने का काम विद्याधर ने ही किया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी गजनी जाते समय किसके द्वारा मारा गया था? तो आप सभी जानते होंगे कि मोहम्मद गोरी भारत की विजय करने के पश्चात जब वापस जा रहा था तो खोखरों द्वारा युद्ध में वो मारा गया था। डी विकल्प सही होगा, खोखरों द्वारा मोहम्मद गोरी मारा गया था। अगला प्रश्न देखें आप, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को तिथिया क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं डेप्थ में, इस तरह के प्रश्न आप हल ही नहीं कर सकते। आपको याद होना चाहिए कि पहली अलाउद्दीन खिलजी की विजय कौन सी थी? तो पहली विजय गुजरात थी, कब? 1297। दूसरी रणथंबोर, तीसरी चित्तौड़ और सबसे अंतिम तेलंगाना 1309। ये जब तक आप क्रमानुसार लगाने का आप डेप्थ में पढ़ेंगे नहीं तब तक आप इस तरह के प्रश्न हल नहीं करेंगे। हालांकि 2013 और 2016 के प्रश्न में इस तरह के प्रश्न आप नहीं देखे होंगे, लेकिन 2011 में निचट थोड़ा सा बदला हुआ था। तो देखिए, इसका डी विकल्प सही होगा, 2, 1, 3, 4, यानी गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़ और तेलंगाना। अगला देखें, वह मामलुक सुल्तान जो राजत्व के दैवीय सिद्धांत का पक्षधर था। तो राजत्व के दैवीय सिद्धांत को मानने वाला बलबन था। उसी ने अपने दरबार में तमाम तरह के रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए थे, जैसे हंसने पर रोक लगा दिया था। हालांकि बौना था तो हंसने पर रोक लगा दिया था। इसके अलावा वो दासों से बात नहीं करता था और जो है सिजदा और पैबोज जैसी परंपराएं भी उसने इसी दैवीय सिद्धांत के अंतर्गत उसने लागू भी की थी अपने दरबार में, जो विदेशी चीजें थी। अगला प्रश्न देखें, सूफी संत का नाम बताइए जिसने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन देखा था। देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया या निजामुद्दीन चिश्ती ही वह सूफी संत थे जिन्होंने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन देखा था। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि किसी के दरबार में नहीं गए। वो 7 सुल्तानों का शासन जरूर देखा लेकिन दरबार में किसी के नहीं गए। अगला प्रश्न देखिए, सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ? तो रजिया का जो काल था, शासन काल, उसी समय सुन्नी और शियाओं के बीच काफी ज्यादा सांप्रदायिक विवाद सामने खुल करके आए थे। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक था। तो अभी हमने 2013 का भी प्रश्न हल किया था, उसी समय आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने के पीछे उसका जो उद्देश्य था वो था कि अपनी शक्तिशाली सेना का निर्वाह कैसे किया जाए। तो उसके आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक शक्तिशाली सेना ही थी जिसका उसे निर्वाह करना था। और सल्तनत काल में सबसे बड़ी अस्थाई सेना का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने ही सर्वप्रथम किया था। 4,75,000 उसके सैनिक थे। तो इतनी बड़ी सेना का निर्वाह करने के लिए उसने आर्थिक सुधार लागू किए थे। अगला है, सल्तनत काल के दिल्ली के राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम कौन था? तो अकेला भारतीय मुस्लिम जो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा हुआ था, नसरुद्दीन खुसरव शाह। ये विकल्प सही होगा। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया था? देखिए, अलाउद्दीन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और भी पूछा है। इससे पहले वाला भी खिलजी वंश से ही रिलेटेड था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस्मत खोती नामक कर नहीं लगाया था, जबकि खिराज, गढ़ी और चराई कर उसने लगाए थे। गढ़ी और चराई कर तो उसके समय में अलाउद्दीन खिलजी ने ही लगाया था, जबकि खिराज चल ही रहा था। खिराज, खुम्स, जजिया, जकात ये सब कर थे।
तो घड़ी कर जो है वो मकानों पर लगाया जाता था, जबकि चराई जो है ये पशुओं को चराने पर लगाया जाता था। ये दो नए प्रकार के कर अलाउद्दीन खिलजी ने ही लगाए थे। फिर देखें, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो चाहे वो गुलाम वंश से आप शुरू करके लोधी वंश तक जब आप पढ़ते हैं तो सभी के शासन काल का काउंट कीजिए कि किसने कितने लंबे समय तक शासन किया। तो यहाँ सबसे लंबा शासन पूछा है किस राजवंश ने किया, तो तुगलक वंश का शासन सबसे लंबा था। जबकि सबसे कम समय तक शासन किसने किया ये भी प्रश्न बनता है। तो सबसे कम समय तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का राजवंश कौन है ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगला हम प्रश्न देखेंगे 91वां, बहलोल लोदी किस प्रांत का गवर्नर था? तो बहलोल लोदी राजगद्दी पर बैठने से पहले लाहौर का गवर्नर था। डी विकल्प सही होगा। अगला देखें, दारुल हरब था। देखिए ये भी थोड़ा सा उलझा हुआ प्रश्न है। दारुल हरब वास्तव में हिंदू राज्य क्षेत्र था जो मुस्लिमों द्वारा कब्जे में किया जा रहा था। अगला प्रश्न है, भारत के किस सल्तनतकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी इल्तुतमिश ने, जो गुलाम वंश का शासक था। याद रखना भी आसान है क्योंकि इल्तुतमिश और एकता मिलता जुलता नाम है। एकता जमीन का टुकड़ा होता था जो सैनिक के निर्वाह के लिए दिया जाता था और ऐसा काम इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन एक मात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो स्वयं को खलीफा घोषित करने का काम किया था मुबारक शाह ने। बी विकल्प सही होगा। हालांकि थोड़ा गलत भी लग रहा है, ये तुगलक वंश से संबंधित नहीं था बल्कि खिलजी वंश से संबंधित शासक था। तो एक बार आप खुद से चेक भी कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता था। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकर्ता मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था और चचनामा से यह आक्रमण पता भी चलता है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन एक महिला मध्यकालीन युग में शासिका नहीं रही? तो रजिया सुल्ताना तो प्रथम शासिका थी ही, इल्तुतमिश के बाद उत्तराधिकारी यही थी। रानी रुद्रांबा ने भी शासन किया था। ताराबाई ने भी मराठाओं का शासन संभाला था शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के रूप में। जबकि रोशन आरा जो शाहजहां की पुत्री थी, दूसरी पुत्री, उसने शासन नहीं संभाला था। तो डी विकल्प सही होगा। तो अब देखिए, इस तरह के प्रश्न हैं कि जब तक आप डेप्थ में नहीं जानेंगे आप उत्तर दे ही नहीं सकते। तो अगला प्रश्न है, 15वीं शताब्दी में कागज के प्रचलन से लघु चित्रों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। इस परिवर्तन को लाने के जिम्मेदार थे। तो 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली भारत में थे, उन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस का भारत में प्रचलन किया था। तो इस हिसाब से डी विकल्प सही होना चाहिए। हालांकि बोर्ड ने इसका ए विकल्प सही माना, तुर्क। जबकि आप सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में किया गया, तो इस हिसाब से तो चीन भी विकल्प सही होना चाहिए। हालांकि चीन के लोगों ने भारत में कागज को प्रचलित नहीं किया था और अरब और तुर्क तो 15वीं शताब्दी से बहुत पहले थे। तो वास्तव में इसका उत्तर देखा जाए तो पुर्तगाली ही सही माना जा सकता है। अगला देखें, किस यात्री ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में सती प्रथा का उल्लेख किया है? तो विजयनगर साम्राज्य तुगलक राजवंश के काल में दक्षिण भारत में स्थापित किया गया था हरियर और बुक्का द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। खोजिए और देखिए कि सती प्रथा का उल्लेख करने वाला कौन विदेशी यात्री था। अगला देखें, तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये बाबर के 4 युद्ध हैं, जिसमें पहला युद्ध पानीपत का हुआ था, दूसरा खानवा, तीसरा चंदेरी, चौथा घाघरा। तो जब तक आप बाबर के सारे युद्ध का क्रम आपको याद नहीं होगा तब तक आप क्रम नहीं मिला सकते। तो डी विकल्प सही है क्योंकि पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा 1527 में, चंदेरी 1528 में, घाघरा 1529 में और 1530 में तो बाबर की मृत्यु हो ही गई थी। तो डी विकल्प सही है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुगल राजवंश की किस प्रसिद्ध महिला को गुलाब के फूलों से इत्र निकालने की विधि की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? यह भी काफी कॉमन सा प्रश्न है। अस्मत बेगम, जो कौन थी मालूम है? नूरजहां की मां थी। उन्होंने ही गुलाब के फूलों से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। बी विकल्प सही होगा। अगला है, मुगल काल से जुड़ा हुआ कि मुगल काल में प्रचलित भाषाओं में एक रेखता थी।
इस भाषा का लोकप्रिय नाम था। तो रेख्ता भाषा उर्दू को कहा जाता था। ए विकल्प सही होगा, उर्दू। उर्दू के नाम से ही प्रचलित हुई रेख्ता भाषा। कौन सा मुगल शासक 2 बार गद्दी पर बैठा? अभी तक हमने मुगल शासकों का जब काल आप पढ़ेंगे तो उसमें एक हुमायूं ही ऐसा है जो कुछ समय के लिए निर्वासित कर दिया गया था शेरशाह सूरी द्वारा। तो 2 बार गद्दी पर बैठने का काम हुमायूं ने ही किया था। जबकि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 2 बार किस मुगल शासक को दफनाया गया था। तो दफनाया गया था बाबर को, पहली बार आगरा में, दूसरी बार काबुल में। और इसी से मिलता जुलता ये प्रश्न भी पूछा है कि 2 बार गद्दी पर बैठने वाला मुगल शासक हुमायूं, याद रखेंगे आप। सदर उल सुदूर मुगलों के अधीन मंत्री था। तो सदर उल सुदूर धर्म और परमार्थ कार्यों का देखभाल करता था। तो डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखें, किसके शासनकाल में पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ था? तो चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। उसी के काल में पोर्ट्रेट चित्रकला काफी विकसित हुई थी और यहाँ तक कि जहांगीर खुद ही कला का मर्मज्ञ था। वो तो यहाँ तक दावा करता था कि अगर किसी चित्र को कई चित्रकारों ने मिलकर के बनाया हो तो मैं बता सकता हूँ कि आंखें किसने बनाई है, नाक किसने बनाया, चेहरा किसने बनाया। तो इस तरह के दावे करने का काम जहांगीर ने ही किया था। बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अकबर काल का नहीं है? अब देखिए, जब तक डेप्थ में आप पढ़ेंगे नहीं, इन सब के उत्तर आप नहीं दे पाओगे। इसलिए कोशिश करिए कि किसी भी चीज को डेप्थ में पढ़िए। 2011 का पेपर मॉडरेट पेपर है। अकबर काल का ग्रंथ अकबरनामा, तारीख बदायूनी, बादशाहनामा, तबकात अकबरी। तो जो बादशाहनामा, हालांकि यहाँ बादशाहनामा नहीं बल्कि पादशाहनामा होना चाहिए, जो शाहजहां के समय में लिखा गया था। तो तीनों जो विकल्प में वो किताबें हैं वो अकबर के काल की हैं, जबकि बादशाहनामा अकबर के काल का नहीं बल्कि शाहजहां के काल में लिखा गया था। और किसने लिखा था, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को किस खदान से प्राप्त किया गया था? तो कोहिनूर हीरे को प्राप्त किया गया था गोलकुंडा की खादान से। याद ये भी रखिएगा, गोलकुंडा की खान अभी भी हीरो के लिए जानी जाती है। फिर देखिए, निम्न में से किसे मुगल प्रशासन में अमीरों का मुख्य माना जाता था? हाँ, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुगल प्रशासन से जुड़ा हुआ। और अक्सर इसमें लोग कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि दीवान ए आला या जो वजीर था वो मुगल प्रशासन में काफी मजबूत स्थिति में था, लेकिन अमीरों का मुखिया मीर बख्शी को माना जाता था। मीर बख्शी सेना का संचालन करने वाला अधिकारी था और वही अमीरों का मुखिया भी माना जाता था। बी विकल्प सही होगा, मीर बख्शी। जबकि सदर उल सुदूर के विषय में हमने आपको बताया ही था, और काजी उल कजात तो न्याय विभाग देखता था। आगे देखें, मुस्लिम औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर के नाम से भी पुकारते थे, इसका कारण था? तो इसका कारण था औरंगजेब का सात्विक जीवन। वो नमाज की टोपियां सीता था, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। तो सी विकल्प सही होगा। फिर देखें, तुजक बाबरी का लेखक कौन था? तो तुजक बाबरी अर्थात बाबर नामा स्वयं बाबर ने ही लिखा था तुर्की भाषा में। और ये प्रश्न इसी से मिलता जुलता 2016 में भी पूछा गया था, 2013 में भी आया हुआ था। तो ये हो गया 109 प्रश्न। आगे देखते हैं 110वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है? अभी हम बाबर की आत्मकथा देख रहे थे, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है फतूहात ए फिरोज शाही। ए विकल्प सही होगा। तो मध्यकाल में कुछ ऐसी किताबें भी हैं जो आपको रटनी है, याद करनी है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ का रेखांकित करती हैं? तो अभी हमने अरब आक्रमण बताया था सिंध पर, मोहम्मद बिन कासिम का था, और चचनामा से उसका उल्लेख मिलता है। तो चचनामा ही वह ग्रंथ है जो भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ का रेखांकित करती है। सी विकल्प सही होगा। हालांकि चचनामा के लेखक अज्ञात हैं। चचनामा कहाँ के इतिहास की जानकारी का प्रसिद्ध स्रोत है? अभी देखिए चर्चा हो रही थी, सिंध प्रांत का इतिहास चचनामा में आपको मिलता है। वहीं अरबों का आक्रमण हुआ था या मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था 712 में ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा मराठा शासक राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा? अभी हमने बात की थी ताराबाई की ना। ताराबाई संरक्षिका थी शिवाजी द्वितीय की, और शिवाजी द्वितीय शासक होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठ पाए थे क्योंकि अल्पावस्था में थे। तो ताराबाई ने उस समय शासन संभाला था। डी विकल्प सही होगा, शिवाजी द्वितीय। अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी? 2016 की परीक्षा में भी यह प्रश्न रिपीटेड है।
और आपको बताया भी था कि मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात जब छोटे छोटे स्तर पर इस तरह के राज्य स्थापित हो रहे हैं तो उनके संस्थापक जरूर पूछता है। यहाँ अवध के राज्य की स्थापना किसने किया पूछा है, तो ए विकल्प सही होगा, सआदत खान बुरहान उल मुल्क, ए विकल्प सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न है मोकासा किससे संबंधित है, तो मोकासा दान जो है भूमि से संबंधित है और मराठों के शासनकाल में इस तरह की शब्दावली आप देख सकते हैं। फिर देखें जरीब, ये भी एक शब्दावली से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जरीब मुगल काल में भूमि मापक यंत्र था, इसी से भूमि मापा जाता था। रज्जनामा फारसी अनुवाद है, तो अनुवाद कराने का काम तो अकबर ने शुरू किया और उसी के समय में अनुवाद विभाग भी स्थापित किया गया था। रज्जनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, याद रखेंगे, जबकि रामायण का अगर फारसी अनुवाद पूछता तो रम्मनामा होता। रज्जनामा बी विकल्प सही है महाभारत का। मुगल काल में निम्न में से कौन सा स्थान हिंदू शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, तो नदिया जो बंगाल में पड़ता है हिंदू शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, जबकि आगरा ग्वालियर और जौनपुर में इस्लामिक या मदरसे की शिक्षा दी जाती थी। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी, तो अजमेर पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया था, अगला प्रश्न पूछा हुआ है। अभी देखिए 2016 में प्रश्न पूछा था कि दक्षिण भारत में गुरिल्ला युद्ध का प्रारंभ किसने किया था, तो गुरिल्ला युद्ध के लिए तो मलिक अंबर का नाम लिया जाता है, लेकिन शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन बाजीराव प्रथम ने किया था, सी विकल्प सही है। तो गुरिल्ला युद्ध से जुड़े हुए 2-3 प्रश्न ऐसे आते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, 121वां प्रश्न है आपका। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए थे और 2016 में पूछा था कि अहमद शाह अब्दाली ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, कौन मुगल शासक था। तो 2016 वाले पेपर को भी और 2011 वाले को देखेंगे तो काफी कुछ सिमिलर है, आपका मिलता जुलता। अगला है सर थॉमस रो किसके दरबार में आए थे, तो सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे और इससे पहले कैप्टन हॉकिंस आए हुए थे, हालांकि वो असफल हुए थे अपनी बात रखने में। तो पुनः सर थॉमस रो आए थे 1615 ईस्वी में और उन्होंने जहांगीर से अंग्रेजी कंपनियां स्थापित करने के लिए अनुमति पाई थी। अगला प्रश्न है अमृतसर की संधि रंजीत सिंह ने किसके साथ की थी, तो ये गवर्नर थे सर चार्ल्स मेटकाफ ने ही रंजीत सिंह से अमृतसर की संधि की थी। अगला प्रश्न है कि इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि बंगाल का गवर्नर जनरल ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। इसकी भी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी और आपको बताया था कि चार्टर एक्ट 1833 ही वह एक्ट था जिसमें यह प्रावधान किया गया कि बंगाल का गवर्नर अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। और इस समय, इस चार्टर के समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जबकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ही होगा। इस प्रश्न का उत्तर चार्टर एक्ट 1833 होगा। फिर लास्ट आज का प्रश्न देख लें, मिरातुल अखबार किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो राजा राम मोहन रॉय ने 2 अखबार चलवाए थे। एक था मिरातुल अखबार जो फारसी भाषा में था और दूसरा संवाद कौमुदी जो बांग्ला भाषा में था। तो किसी भारतीय द्वारा अखबार निकाले जाने का पहला काम राजा राम मोहन रॉय ने ही किया था, इसीलिए इनको न केवल भारतीय पुनर्जागरण का प्रवर्तक माना जाता बल्कि प्रेस का भी भारत में प्रवर्तक राजा राम मोहन रॉय को ही माना जाता है। ठीक है, तो आज बस इतना ही। 125 प्रश्न हल हुए 2011 के। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। और हाँ, आपको यहाँ यह भी सूचित करते चलें कि जिस तरीके से हमने पीजीटी के सॉल्व पेपर की शुरुआत की है, वैसे ही पीजीटी सोशल साइंस के भी सॉल्व पेपर की शुरुआत बहुत ही जल्दी की जा रही है हिस्ट्री अड्डा चैनल पर। तो पीजीटी के साथ साथ यदि आप टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो जरूर वो वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा, उसे जरूर देखें। तब तक शुभ रात्रि, धन्यवाद।